हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है मैराथन क्लासेस करने वाले हैं और इस समय अगर मैं बात करूं तो हमने जो है सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है? कल नहीं परसों में ही मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था। तो आई होप कि आपने उस क्लासेस को कंप्लीट कर लिया होगा, उनके नोट्स को भी बना लिया होगा, शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा और उसे रिवाइज़ कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैंने पीडीएफ को भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, तो वहाँ से भी आप जो है उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और आज जो है अब मतलब हम शुरू कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले अगर मैं बताऊं तो इससे पहले डीएसएस का एक क्लास मैं दे चुका हूं आपको इससे पहले, जिसमें हमने जो है स्टील स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन को और साथ ही साथ जो है रिवेट कनेक्शन को पढ़ा था, ठीक है? तो इन दो चीज़ों को हमने पढ़ा था और अब से मतलब ये जो हमारी क्लासेस होंगी वो उसके आगे की होंगी, ताकि जो है हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिविटी गेन कर सकें। क्योंकि कहीं न कहीं जो है रिवेट कनेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो फिर से उसे ये रिपीट करना जो है एक वेस्ट ऑफ कह सकते हैं कि टाइम होगा, ठीक है? वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो आप उस क्लास को वहाँ से कर लीजिएगा और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने देख रखा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। और आज जो है हम लोग इस लेक्चर में जो है बोल्ट कनेक्शन, ठीक है? बोल्ट कनेक्शन और वेल्ड कनेक्शन, इन 2 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। यानी कि आप आज कह सकते हैं कि हमारा जो डीएसएस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कनेक्शन, उसे हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि डीएसएस में बेसिकली जो है इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बोल्ट, वेल्ड और रिवेट से। इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप आगे बढ़ेंगे अगर मतलब इसके आगे अगर आप टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, तो इन सब में भी ना कहीं न कहीं जो है इनका यूज़ होता ही होता है। ऑब्वियसली टेंशन मेंबर तो आप कह सकते हैं कि टेंशन मेंबर टोटली आ जाता है बोल्ट और रिवेट कनेक्शन पे। तो इसमें तो ऐसा कोई इतना ये नहीं है। इसमें बस थोड़ी-सी चीज़ें हमको अलग से सीखनी होती हैं कि हम किस तरह से जो है इफेक्टिव एरिया निकाल सकें। बाकी तो हम लोग सब कुछ ये है पढ़ा हुआ है, ये समझ सकते हैं। और कंप्रेशन मेंबर भी आपने 100 में पढ़ रखा होगा, तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। डीएसएस काफ़ी छोटा होने वाला है और बहुत आसानी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाला है ये कनेक्शन चैप्टर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। और जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जिन्हें ये वीडियो पहली बार मिल रही है, उनसे एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे इस कोर्सेज़ के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा बोल्ट कनेक्शन होता है उसे हम डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, ठीक है? तो बोल्ट्स आर प्राइमरली डिज़ाइंड टू विथस्टैंड टेंसाइल लोडिंग, ठीक है? जो हमारा बोल्ट होता है ना, उसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं टेंसाइल लोडिंग को झेलने के लिए, ठीक है? मतलब कि उसको जो है टेंसाइल लोडिंग के लिए ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ वेल्ड की, वैसे तो अभी वेल्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, वेल्ड कनेक्शन के लिए अगर बताइए कि उसे हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं शियर के लिए, ठीक है? वेल्ड को शियर के लिए, बोल्ट को टेंसाइल के लिए। अच्छा, बोल्ट्स आर सुटेबल टू एक्सियल टेंशन, बोल्ट्स आर प्लेस्ड इन बोल्ट्स आर बोल्ट्स आर प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ रिवेट्स फॉर स्ट्रक्चर नॉट सब्जेक्ट टू वाइब्रेशन। और जो बोल्ट्स होती हैं, ठीक है, बोल्ट्स टेंशन के लिए डिज़ाइन की जाती हैं और इन्हें बेसिकली जो है हम लोग रिवेट कह रहा हूँ मैं, रिवेट, बेसिकली इन्हें जो है हम लोग रिवेट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हम अपने बोल्ट्स को वाइब्रेशन वाली जगहों पे सब्जेक्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे बोल्ट्स का स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है? तो जो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे जो हम रिवेट यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम बोल्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। For reversal of stresses, the most suitable bolt generally used is HSFG bolt, ठीक है? और जहाँ पे भी जो है हमारी स्ट्रेसेस क्या कर रही हैं, रिवर्सल हो रही हैं, मतलब कभी टेंसाइल से लोडिंग, कभी टेंसाइल से कंप्रेसिव की तरफ, कभी कंप्रेसिव से टेंसाइल की तरफ, इस तरह से जो अगर आपकी स्ट्रेसेस क्या हो रही हैं, रिवर्सल कर रही हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास जो सबसे बेस्ट सूटेबल बोल्ट होता है वो कौन सा होता है, वो HSFG होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है? इसका फुल फॉर्म की अगर बात करूँ तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इसके बारे में आगे मैं आगे बात करेंगे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें मैंने जैसा आपको बताया था, एक बात और देख लीजिए, जो आपके बोल्ट होते हैं ना, वो 3 तरह से हो सकते हैं, ठीक है? एक होता है टर्न्ड और फिनिश्ड बोल्ट, दूसरा होता है ब्लैक और अनफिनिश्ड बोल्ट और तीसरा होता है जैसा कि HFG, जो मैंने आपको बताया ना, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो टर्न्ड और फिनिश्ड बोल्ट की अगर बात करें, तो टर्न्ड और फिनिश्ड बोल्ट जो होता है, इसे हम नो स्लिप कंडीशन में यूज़ करते हैं। कहाँ पे करते हैं? नो स्लिप कंडीशन।
ऐसा जगह जहाँ पे जो है किसी भी तरह का ये ना हो, स्लिप करने की कंडीशन ना बनती हो, फ्रिक्शन अच्छा खासा हो वहाँ पे। उसी जगह पे हम ये टर्न और फिनिश बोल्ट का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन डायनामिक लोडिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक और अनफिनिश्ड बोल्ट की, तो ये टेम्पररी फास्टनर्स होती हैं और ये माइल्ड स्टील से बनी हुई होती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की, HSFG की, तो ये जो है इट रेजिस्ट द लोड बाय इट्स फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो लोड्स आते हैं ना, उनको फ्रिक्शन के थ्रू जो है रेजिस्ट करती है, और इसे जो है हम लोग क्लासों में डिजिग्नेट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जब मतलब बताना होता है कि हाँ हमें जो है मान लीजिए जैसे आप दुकान पे गए, आपको HSFG बोल्ट लेना है, ठीक है। HSFG बोल्ट लेना है, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि आपको आपको कौन सा HSFG बोल्ट चाहिए, तो वहाँ पे आप इसे डेजिग्नेट करेंगे इसके क्लास के थ्रू, ठीक है। इसके क्लास के थ्रू आप इसे डेजिग्नेट करेंगे। और इसके क्लासेस की अगर बात करें तो इसकी क्लासेस कुछ इस तरह से होती हैं। आगे शायद मैंने इसे रिप्रेजेंट किया होगा, और अगर नहीं किया, हाँ ये किया है, देखिए यहाँ पे जो बोल्ट के ग्रेड या फिर क्लासेस होती हैं, उन्हें अगर आप कहते हैं कि ये 4.4 क्लास है, ठीक है, और वो कहता है कि हमें 4.4 क्लास का बोल्ट दे दो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो पहला वाला 4 है ना, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 400, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस 400 में हम क्या कर देंगे, ये जो 0.4 है ना, उस 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है 160। ये इसका क्या है, ये इसका है यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ट के क्लासेस को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा बोल देता है कि बताओ कि क्या बोलते हैं, हम लोग बोल्ट यूज़ कर रहे हैं और बोल्ट क्लास जो है 8.8 है, ठीक है। क्लास 8.8 बोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बताओ कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो ये कितना होगा बताइए। तो ऑब्वियसली अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे पहले निकालेंगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 8 इंटू 100, कितना हो गया 800। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 640। ये उसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। इसी तरह से कह सकता है कि 10.9 का बताओ, 10.9 का आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, 10 से 1000 जो है आपका क्या हो गया, यील्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया। और इसमें जब आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 900 आ जाएगा, जो कि आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि रिवेट में जो है हम लोग क्या करते हैं, रिवेट में हम लोग डाया ऑफ होल निकालते हैं। और हम लोग कैसे निकालते थे, तो आई होप कि आपको याद होगा। डाया डाया ऑफ जो होल है उसे हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि अगर जो है आपका रिवेट का जो डाया है, ठीक है, वो क्या हो 25 mm से क्या हो छोटा हो, क्या हो 25 mm से छोटा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है मतलब जो आपका डाया है उसमें ही क्या करेंगे, 5 + 1.5 कर लेते थे, ठीक है। और अगर ये 25 से बड़ा हो या 25 के बराबर हो तो हम क्या करते थे, 5 + 2 कर लेते थे, और इसी साइज़ का हम लोग होल बनाते थे, है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें डाया ऑफ बोल्ट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है, क्या कि अगर आपका जो फाई है ना, अगर आपका जो फाई है वो क्या है, 12 से लेकर 14 mm तक है, यानी कि डाया ऑफ जो बोल्ट है, जो क्या बोलते हैं बोल्ट का जो शैंक है उसका डाया कितना है, 12 से लेकर 14 mm तक है। तो वहाँ पे जो हम लोग साइज़ यूज़ करेंगे, मतलब डाया ऑफ बोल्ट देंगे, ठीक है, जो हम लोग डाया ऑफ बोल्ट होल देंगे वो कितना देंगे, 5 + 1 mm, यानी कि 1 mm बढ़ा के हम लोग उसको होल देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर 12 mm का जो है आपका डाया ऑफ बोल्ट है, तो वहाँ पे होल का डाया कितना होगा, वहाँ पे होल का डाया कितना होगा, 12 + 1 यानी 13 mm होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका जो डाया है वो कितना है, 16 to 24 है, कितना है 16 से 24, तो उसके लिए 5 + 2 कर देंगे। अगर 24 से ज़्यादा है तो 5 + 3 कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट की, कि कितने टाइप के जॉइंट्स बन सकते हैं हमारे। तो एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। बेसिकली जॉइंट्स और भी बहुत सारे होते हैं, ग्रूव्ड जॉइंट होता है, और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लैप जॉइंट और बट जॉइंट, इस तरह से कुछ लैप जॉइंट देते हैं और इस तरह से कुछ बट जॉइंट देते हैं। बट जॉइंट मतलब क्या होता है, बट जॉइंट मतलब जो है आप फेस एंड टू एंड कनेक्शन कर रहे हैं, है ना। ये एक प्लेट था, एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, इन्हें आपने कुछ इस तरह से जॉइंट कर दिया, तो ये आपका बट जॉइंट कहलाता है। और लैप जॉइंट में आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इनमें क्या मतलब, इनकी अलग अलग कुछ अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। इनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या, तो अगर आप लैप जॉइंट दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ कम मिलेगा, जबकि बट जॉइंट में आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। लेस कॉस्ट लगेगा इसमें, लैप जॉइंट में कम कॉस्ट लगता है, क्योंकि किसी भी तरह का कवर प्लेट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बट इसमें जो है कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग कवर प्लेट्स यूज़ करते हैं, कवर प्लेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर ऑफ़ बोल्ट और रिवेट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ बोल्ट और रिवेट जो होती हैं वो लेस लगती हैं, जबकि इसमें क्या लगती हैं, ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
तो आई होप कि आपको ये भी यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर हो तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर जिस भी दोस्त ने मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो तो एकदम आपके लिए मस्ट है, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है आपके प्रिपरेशन में, और ओवरऑल जो आपका प्रिपरेशन पीरियड है उसमें आपको हेल्प करने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जोड़ लीजिएगा, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बोल्टिंग और रिवेटिंग के लिए स्पेसिफिकेशंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि बोल्ट्स और रिवेट्स के लिए जो है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये सब चीज़ें बात बताई थी, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैंने बताया होगा, अब जैसा आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो मैंने बताया वाला बात बता रहा हूँ, वो जो चीज़ है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देख रखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ठीक है, ताकि ये जो इसके पहले वाली जो चीज़ें हैं, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से पता हो सकें, है ना। तो उसको देखना मस्ट है। और ऑब्वियसली अगर आप रिवेट नहीं देखेंगे ना मेरे भाई, जब तक आप कनेक्शन चैप्टर है उसमें आप रिवेट नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको बोल्ट समझ में आने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। तो आपको ये मतलब ये आपके लिए मस्ट है कि आप सबसे पहले रिवेट देखिए, और बोल्ट तो आप देख ही रहे हैं। और इन दोनों के लिए जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं ना, वो लगभग बराबर होती हैं, लगभग क्या सब कुछ वही होता है। ठीक है, जो बोल्ट और रिवेट के लिए जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि पिच कितना होना चाहिए, गेज कितना होना चाहिए, एंड और एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। और अब ये आप सोच रहे होंगे कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है। जिन भी दोस्तों को नहीं पता कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, तो आप जो है पहले लेक्चर को फॉलो करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो स्पेसिफिकेशन इन बोल्टिंग और रिवेटिंग की अगर बात करें तो जो मिनिमम पिच हम लोग यूज़ करते हैं वो कितना करते हैं, वो जो हम मिनिमम पिच यूज़ करते हैं वो करते हैं 2.55। यहाँ पे 5 क्या है, तो ये डाया ऑफ बोल्ट या रिवेट है। ठीक है, तो 2.55 जो है हम लोग मिनिमम पिच यूज़ करते हैं। जो दो पिच की अगर मैं बात करूँ तो आप एक बार बता देता हूँ कि जो दो बोल्ट्स होती हैं, जो दो डाया होल या फिर बोल्ट्स कह सकते हैं, किसी जॉइंट में दो क्या बोलते हैं इस मतलब क्या कहते हैं उसे, दो कॉन्सिक्यूटिव जो बोल्ट्स होती हैं, इन दो कॉन्सिक्यूटिव बोल्ट के बीच में जो मिनिमम आपका डिस्टेंस हो सकता है पैरेलल टू फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिनिमम पिच कहते हैं। ठीक है, जो इन दो पिच के बीच में, मान लीजिए जैसे अब ये कोई कनेक्शन है। ठीक है, इस कनेक्शन में मैंने दो बोल्ट्स दे रखे हैं या फिर दो रिवेट्स दे रखी हैं, तो इन दो रिवेट्स या फिर दो बोल्ट्स के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और ये डिस्टेंस किस तरह से है, ये डिस्टेंस कुछ इस तरह से है कि जो लगने वाला फोर्स है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, और अगर यही अगर परपेंडिकुलर होता तो इसे हम गेज डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि अगर हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से होता, हाँ, तो अब हमारा इस तरह से फोर्स लग रहा है, यानी कि कनेक्शन हमारा इसके परपेंडिकुलर बन रहा है, तो अब इस डिस्टेंस को हम लोग गेज कहेंगे, जबकि इसका हम लोग क्या कहते थे, पिच कहते थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अच्छा, चलिए, तो मिनिमम पिच की बात हमने कर ली कि क्या होगा, 2.55 हो गया। मैक्सिमम पिच की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पिच हो जाएगा हमारा 12T। अगर आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो 12T प्लस 12T और 200 mm। ठीक है, 12T और 200 mm। और अगर हम बात करें टेंशन की तो 16T और 200 mm। और इन दोनों में से ही जो मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने कोई आपका कनेक्शन है जो कि किस में है, कंप्रेशन में है। ठीक है, तो कंप्रेशन में अगर आप वोल्ट या रिवेटिंग दे रहे हैं तो जो मैक्सिमम पिच आप देख सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, आइदर 12T और 200 mm। या तो आप 200 क्या बोलते हैं 200 mm देंगे या फिर 12T देंगे। टी क्या है, टी जो है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। ठीक है, तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, और 12T या फिर 200 mm जो है आपका डिस्टेंस है जो आप वहाँ पे मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन दोनों वैल्यू में से ना, इन दोनों वैल्यू में से जो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, जो आपका मिनिमम होगा उसे ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें टेंशन की तो 16T और 200 mm में से जो आपका वैल्यू मिनिमम होगा उसे हम टेंशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप होप ये भी पता चल गया होगा। और ऑब्वियसली आपने आरसीसी पढ़ रखा है, आरसीसी मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे आप जान रहे होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। वहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जाना होगा। बहुत सारी कंडीशंस दे देता है, 3-4 वैल्यू देता है और कहता है कि इनमें से जो मिनिमम होगा उसे हम यूज़ करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम होगा उसे हम यूज़ करेंगे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट है द टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड एट अ पिच इन लाइन शुड नॉट मोर देन 32T और 300 mm। ठीक है, विच एवर इज लेस। यानी कि अगर आप टैकिंग रिवेट यूज़ कर रहे हैं ना, टैकिंग रिवेट क्या होता है, अगर आप सोच रहे होंगे कि टैकिंग रिवेट क्या होता है, तो बता दूँ आपके लिए कि ये ऐसे रिवेट्स होती हैं
जो टैकिंग रिवेट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कनेक्शन का लेंथ क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब आपका कनेक्शन कैसा है, थोड़ा बड़ा है। जब ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पे जो है आप बोल्ट करने के मतलब रिक्वायर्ड जो बोल्ट या फिर रिवेट्स लग रहे हैं, उन्हें देने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आगे चल के ना कहीं जो है उसमें शियर लैग आने लगता है, ठीक है। कहीं न कहीं इसमें क्या आने वाला है, शियर लैग आने वाला शियर लैग आने लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ दूर बाद जो है उन्हें फिर से जो है रिवेट्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपने स्थायी जगह पर बने रहें, ठीक है। तो उसलिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, टैकिंग रिवेट यूज़ करते हैं, जो सिर्फ उन्हें अपने जगह पे बनाए रखती हैं। इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेंथ को कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं, तो इसे हम टैकिंग रिवेट कहते हैं, ठीक है। तो टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड एट अ पिच इन लाइन शुड नॉट मोर देन 32T और 300 mm, और इनका जो डिस्टेंस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्हें हम लोग स्ट्रेंथ के पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, इन्हें हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एज अ सपोर्टिव यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो बस अपनी जगह पे बना रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग 32T या फिर 300 mm के डिस्टेंस पे देते हैं, इनमें से जो मिनिमम होगा उसके, ठीक है। इनमें से जो मिनिमम होगा उनमें हम लोग उस वैल्यू को जो है उस वैल्यू के डिस्टेंस पे हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं 32T और 300 mm। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैकिंग रिवेट की अगर बात करें, और ये तो गई बात मतलब कितना हम लोग दे सकते हैं, और बात करें अगर मैक्सिमम स्पेसिंग की, हम लोग मैक्सिमम कितना देते हैं ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो कंप्रेशन में 600 और टेंशन में 1000 mm, ठीक है। DSS जो सब्जेक्ट है वो पूरा ही आप कह सकते हैं कि एक थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, हर स्पेसिफिकेशन को पढ़ते रहना है, याद रखना है, तो रटना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। समझना तो पड़ेगा ही, साथ साथ रटना भी पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बिना ऐसे नहीं आने वाली, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस, अगर हम बात करें मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस की, कि कितना एज और एंड डिस्टेंस देख सकते हैं, तो हम लोग अगर बात करें, अगर आपका कैसा है, आपका कनेक्शन में जो आप जो प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, मशीन कट है, तो अगर मशीन कट है तो 1.5D, अगर हैंड कट है तो 1.7D। और अगर हम बात करें, ये तो मिनिमम था, ये जो वैल्यू थी, ये जो दो वैल्यू है, ये आपको बता रहे हैं मिनिमम एज डिस्टेंस कितना आप दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना दे सकते हैं, 1.5D फॉर मशीन कट एंड 1.7D फॉर हैंड कट। बट अगर बात हो रही है मैक्सिमम एज डिस्टेंस की, कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम को कितना दे सकते हैं, 12T एप्सिलॉन, कितना, 12T एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू अंडर रूट में 250/FY, ठीक है, 250/FY। और बेसिकली अगर मैं सच बताऊं तो इसे हम लोग कहीं कहीं पे जो है कोशिश यही मतलब जैसे कि माइल्ड स्टील की अगर बात करें तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स में बेसिकली हम लोग माइल्ड स्टील का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बहुत जगहों पे जो है 1 हो जाती है, तो एट द एंड जो है आपको 12T जो है आपको वैल्यू मिलता है मैक्सिमम एज डिस्टेंस का, ठीक है। तो चलिए, लेकिन आपको याद यही रखना है 12T एप्सिलॉन, ठीक है, 12T एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है आपका अंडर रूट में 250/FY है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, व्हेन मेंबर्स आर एक्सपोज टू कोरोसिव एनवायरनमेंट द मैक्सिमम एज डिस्टेंस इज शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल्स टू 40 mm+4T, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो मेंबर है वो क्या है, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस में, कोरोसिव कंडीशंस में एक्सपोज किया हुआ है, तो वहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम एज डिस्टेंस देंगे वो कितना देंगे, तो वो हम देंगे 4T+40, 4T+40 mm, जहाँ पे T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, चलिए, इसके यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। ये ही कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, मेनली इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस, ये रिवेट के लिए भी हैं एज वेल एज बोल्ट के लिए भी हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, किसी भी तरह का इसमें आप कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि हम लोग किस तरह से इस बोल्ट को स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो बोल्ट को बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, दो, ऑब्वियसली बोल्ट है तो बोल्ट को हम लोग दो चीज़ को लिए ही करेंगे ना, जैसे मैं आपको बताया था पहले लेक्चर में। देखिए, पहला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल्ट के लिए, ठीक है। बोल्ट आप जब तक पहला लेक्चर मतलब रिवेट नहीं पढ़ेंगे तब तक बोल्ट पढ़ना मतलब बहुत कठिन काम में है आपके लिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रिवेट हो या बोल्ट हो, ये सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में फेलियर करते हैं, पहला बियरिंग और दूसरा शीयरिंग, ठीक है, शीयरिंग और बियरिंग में। वहीं पे अगर हम बात करें प्लेट्स की, तो प्लेट्स किस में करती हैं, तो वो 4 में करती हैं, ठीक है, शीयरिंग, बियरिंग, टीयरिंग और स्प्लिटिंग में, जिसमें से हम लोग शीयरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग वाला जो होता है, ये तीन हम लोग एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जो टीयरिंग वाला होता है उसके लिए हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे उसी चीज़ के लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की अगर बात करें तो कितना होगा, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना होगा, VNSB, ठीक है, VNSB इज इक्वल्स टू
एफ यू बी अपॉन अंडर रूट में 3, एफ यू बी अपॉन अंडर रूट में 3 एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, आई नो थोड़ा सा टेढ़ा है, बट देख लीजिएगा, इसे याद करना तो ज़रूरी है क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा अगर इसे चाहें कि हाँ मतलब मैं इसे थोड़ा सा और क्या कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा और मतलब आसान तरीके से अगर लिखूँ तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू एफ यू अपॉन अंडर रूट में 3। ठीक है, एफ यू अपॉन अंडर रूट में 3 एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए ये एफ यू बी अपॉन अंडर रूट में 3 क्या है, ये एफ यू बी की अगर हम बात करें, अगर हम इन टर्म्स को जान लें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो ये वी एन एस बी क्या है, तो ये जो है फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ है। क्या है, फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ है, जिसे हम लोग आराम से एफ क्या बोलते हैं वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वी एन एस भी किया है, ठीक है, बट हम इसे आराम से वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। है क्या, बस हमें याद रखना चाहिए, है क्या, फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए फैक्टर्ड शियर, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ है मतलब क्या कि इसमें जो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ऑब्वियसली पहले से अप्लाइड है। मतलब क्या, वी एस बी इंटू गामा एम बी हो चुका है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट भी किया है कि वी एस बी इंटू गामा एस बी गामा एम बी हो चुका है। ठीक है, फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ है। अब हम बात करें एफ यू बी की, तो ये क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बी फॉर बोल्ट, यू फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। तो एफ यू बी हो गया, तो इसे हम एफ यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एन एन का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विथ थ्रेड इंटरसेप्शन। ठीक है, ऐसे शियर प्लेन्स जिस जो है थ्रेड इंटरसेप्शन से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो कितने हैं, एन एन। और हम बात करें एन एस की, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन विदाउट शियर विदाउट थ्रेड इंटरसेप्ट। ठीक है, विदाउट थ्रेड इंटरसेप्ट, तो जितने थ्रेड इंटरसेप्ट से नहीं होके जा रहे हैं उन्हें हम एन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने होके जा रहे हैं उन्हें हम एन एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए एन बी क्या है, तो नेट टेंसाइल एरिया। ठीक है, ए एन बी क्या है, तो नेट टेंसाइल एरिया, और ए एस बी क्या है, तो नॉमिनल शैंक एरिया, है ना। ऑब्वियसली ये बोल्ट है अगर कोई, तो यहाँ पे ऐसे थ्रेड बने होंगे, है ना, तो थ्रेड बने होंगे तो नेट टेंसाइल एरिया हम बता देंगे कि नेट टेंसाइल एरिया कितना है, और फिर बोल देगा नॉमिनल शैंक एरिया बताने के लिए, तो हमको नॉमिनल शैंक एरिया बताना होगा, है ना। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए, क्या, v इज इक्वल्स टू एफ यू बी बाई अंडर रूट में 3, ठीक है, एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये तो हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पढ़ लिया। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला बहुत इजी सा होता है, वी इज इक्वल्स टू वी एन पी भी यहाँ पे मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जैसा मैंने आपको बताया सीधा हम लोग वी से बात करते हैं। वी इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, 2.5 एफ यू के बी डी टी, क्या है, 2.5 एफ यू के बी डी टी, है ना, 2.5 एफ यू के बी डी टी। यहाँ पे 2.5 तो ठीक है, एफ यू क्या है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, पता है आपको, डी क्या है, तो नॉमिनल डाई ऑफ बोल्ट है, ठीक है, टी क्या है, तो मिनिमम थिकनेस है प्लेट का, है ना, और के बी क्या है, तो एक तरह का फैक्टर है। ठीक है, क्या है, एक तरह का फैक्टर है। चलिए, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो आपका ना कितना हो सकता है, अगर आप बात करें बोल्ट की या फिर प्लेट की, क्योंकि आपको पता है कि जो बोल्ट है वो बेसिकली किसके लिए ये होता है, वो टेंसाइल लोडिंग के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने क्या क्या जाना, अभी तक हमने जाना शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, फिर हमने जाना बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। शेयरिंग कितना होता है, तो v इज इक्वल्स टू एफ यू बाई अंडर रूट में 3 एन एन ए एन बी प्लस ए एस एन एस बी, मतलब वही एन एस ए एस बी। ठीक है, अगर हम बात करें बियरिंग की, तो ये कितना होता है, तो v इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, 2.5 के बी डी टी मिनिमम इंटू एफ यू, है ना, इंटू एफ यू। तो ये हमने इसका कर लिया बात। अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की, तो ये कितना होगा, तो ऑब्वियसली 0.9 ए एन बी एफ यू बी। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 0.9 ए एन बी एफ यू बी। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ, अगर आप प्लेट की बात करें तो बोल्ट की हो गई, बोल्ट की हमने पूरी बात कर ली। प्लेट की बात करें तो वो कितना होगा, तो 0.9 ए एन बी एफ यू बाई 1.25। ठीक है, 0.9 ए एन बी एफ यू बाई 1.25। ठीक है, 0.9 ए एन बी एफ यू बाई 1.25। चलिए, ये भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है उसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्टैगर्ड जॉइंट के लिए। इसके बारे में मैंने शायद आपको पहले बताया हो। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है ए एन इज इक्वल्स टू, जो आपका नेट एरिया है वो कितना होगा, तो बी माइनस
बी माइनस एन डी प्लस S1 का स्क्वायर अपॉन 4G प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 4G डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बी माइनस एन डी प्लस S1 का स्क्वायर अपॉन 4G प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 4G, ये स्टेगर्ड जॉइंट के लिए यूज़ करता है। और मैंने आई होप कि आपको बताया हो, जरा मैं देख लेता हूँ, लेट मी चेक। शायद नहीं बताया लगता है, ठीक है, शायद नहीं बताया, शायद नहीं बताया मैंने, ठीक है, बता देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्टेगर्ड जॉइंट है, ठीक है, ये एक स्टेगर्ड जॉइंट है। स्टेगर्ड जॉइंट वो जॉइंट होता है जहाँ पे जो है कनेक्शंस जो होती हैं, जो रिवेट के पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो, वीडियो देखा होगा तो, ये देखिए डायमंड रिवेटिंग है, ये आपका चेन रिवेटिंग है, तो इनमें जो है एक पैटर्न फॉर्म करता है। तो हमें जो है एक मतलब अमाउंट ऑफ पिच और जो ग्रेज मिलता है वो इक्वल मिलता है, तो हम उसे आसानी से ये कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट स्टेगर्ड जॉइंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, स्टेगर्ड जॉइंट में ऐसा नहीं होता, हम जो है रैंडमली बोल्ट्स को रख लेते हैं। तो इसके लिए जो हमें जो है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें टीयरिंग में जो है, टीयरिंग ऑफ जब प्लेट निकालेंगे हम, टीयरिंग ऑफ प्लेट, तो टीयरिंग ऑफ प्लेट में हमें जो है नेट एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है, ए एन निकालना पड़ता है। तो उस ए एन को निकालने के लिए जो है हमें फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली जब ऐसे कुछ मतलब पैटर्न बनता है, तो उसे हम आराम से बी माइनस एन डी इंटू टी कर लेते हैं, ठीक है। जितना आपका, जैसे अगर इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये टोटल बी हम लोग ले लेंगे, बी में से जितने ये डी हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे डी ही तो है, तो ये जितने भी डी है उन्हें हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो बी माइनस एन डी यानी कि 3D हो रहा है, तो बी माइनस 3D, ठीक है। और फिर हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना भी थिकनेस होगा तो हमारा एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से जो है अगर हम बात करें स्टेगर्ड रिवेट के लिए, तो स्टेगर्ड रिवेट के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बी माइनस एन डी, ठीक है, प्लस S1 का स्क्वायर अपॉन 4G प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 4G, मतलब इस तरह से करके डॉट डॉट जितना भी होगा आपका। यहाँ पे बी तो आपका विड्थ है, एन डी मैंने आपको बता दिया पहले ही। यहाँ पे S1 का स्क्वायर अपॉन 4G क्या है, तो ये S1 जो है वो क्या है, वो आपका जो है जो भी आपका क्या कह सकते हैं कि ये जो है मतलब इंक्लाइंड जो पिच होता है ना, उसे हम लोग यहाँ पे S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह से, इस तरह से ये जो डिस्टेंस है उसे हम यहाँ पे S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो G है वो आपका गेज है, ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो S क्या है, S आपका स्टैगर्ड पिच है, क्या कहते हैं इसे हम, स्टैगर्ड पिच कहते हैं। G क्या है, आपका गेज डिस्टेंस है, स्टैगर्ड गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा। अब देखिए ब्लॉक शेयर फेलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप ब्लॉक शेयर फेलियर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई एक कनेक्शन है, ठीक है, ये कोई एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन में हमने ये जो है कनेक्शन किया हुआ है, आइदर ये बोल्ट कनेक्शन हो सकता है या फिर आप इसे रिवेट भी ले सकते हैं, बट ठीक है, बोल्ट या रिवेट डजंट मैटर करता है ये मतलब ये फेलियर, ये टाइप ऑफ फेलियर, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ फेलियर है ब्लॉक शेयर फेलियर, ये हर जगह मतलब दोनों ही कंडीशंस में आता है, आइदर वो रिवेट हो, आइदर वो बोल्ट हो। तो इसमें होता क्या है, ये कोई कनेक्शन है, यहाँ पे हमने जो है अपने फास्टनर्स को दे रखा है, फास्टनर्स दे रखे हैं, और जो फेलियर होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब जब आप यहाँ पे टेंशन मतलब ये लगा रहे हैं, अपना लोड लगा रहे हैं, टेंशन लगा रहे हैं, तो टेंसाइल लोडिंग लगाने पे ये जो है आपका इतना ये जो है कुछ निकल जा रहा है, इतना पोर्शन है ना, ये जो है एक ब्लॉक बन के निकल जा रहा है। तो ब्लॉक क्या हो जा रहा है, ब्लॉक जो है वो आपका शियर्ड ऑफ हो जा रहा है ना, ब्लॉक जो है आपका शियर्ड ऑफ हो जा रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लॉक शियर फेलियर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं, जो आपके ब्लॉक शेयर फेलियर होता है वो दो कंडीशंस में बनती हैं, मतलब इनमें दो कंडीशन बनती हैं क्या, तो आइदर क्या होगा, आइदर शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर होगा, ठीक है, आइदर क्या होगा, आइदर शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर होगा, या फिर शियर रप्चर प्लस टेंशन यील्ड होगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, देखिए या तो क्या होगा, या तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, या तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये शियर हो रहा है और ये टेंशन लोडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो या तो यहाँ पे शियर हो रहा है, इस साइड शियर और इस साइड टेंशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं क्या कि शियर, या तो इस साइड शियर हो रहा है, इस साइड टेंशन, या फिर इस साइड टेंशन हो रहा है, इस साइड शियर, है ना। ये दो कंडीशंस बन सकती हैं, एक तरफ शियर एक तरफ टेंशन, एक तरफ टेंशन एक तरफ शियर, ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने दो कंडीशंस ली है, क्या, शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर, शियर रप्चर प्लस टेंशन यील्ड, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो देख सकते हैं शियर यील्ड के लिए क्या फार्मूला है, मतलब ऑब्वियसली शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर है, पहला कंडीशन है ना, शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर। तो इस कंडीशन में जो है हम इसका स्ट्रेंथ कितना निकालेंगे अपने कनेक्शन का, अगर हम स्ट्रेंथ निकालें कि हमारे कनेक्शन का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो कितना होगा, तो देखिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो आपका यील्डिंग होता है ना, जो आपका यील्डिंग होता है वो हमेशा जो है ग्रॉस एरिया पे होता है, ठीक है। और जो आपका रप्चर होता है वो हमेशा किस पे होता है, वो आपका हमेशा नेट एरिया पे होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, यील्डिंग जो है हमेशा ग्रॉस एरिया पे होता है, और जो आपका टेंशन है वो कैसा होता है, वो क्या बोलते हैं, नेट एरिया पे होता है, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये अगर कोई कनेक्शन है और ऐसे अगर इसमें फेलियर हो रहा है जिसे हम रप्चर कहते हैं, ठीक है। यानी कि रप्चर किस तरह से हो रहा है, नेट एरिया पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे एरिया आपका कम हो जा रहा है, तो इसे आप कहते हैं नेट एरिया। नेट एरिया पे आपका क्या होता है, रप्चर होता है, नेट एरिया पे रप्चर होता है। और यील्डिंग की बात करें तो यील्डिंग जो है वो आपका किस पे होता है, ग्रॉस एरिया पे होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ग्रॉस एरिया शेयर, ग्रॉस एरिया यील्डिंग, और रप्चर जो है नेट एरिया। और एक साथ एक चीज़ और जानना है, अगर आप किसी भी कनेक्शन को शेयर के लिए ये कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कनेक्शन को शेयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपको जो भी आपका स्ट्रेंथ आएगा उसमें जो है आप अंडर रूट में 3 जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे ही लेंगे, ठीक है। बाकी सब तो लेना ही लेना है, जो आप मतलब नॉर्मल लेते हैं वो लेना ही है, बट अंडर रूट में 3 जो है एक अलग से लेना पड़ेगा। ये एक एज एन एस्पिरेंट मैं बता रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं, एक आप कह सकते हैं कि ये है, क्या कह सकते हैं कि एक ट्रिक जैसा चीज़ है। मैं आपको बस चाहता हूँ कि ये फार्मूला आपको याद रहे, इसलिए मैं ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको मालूम है कि शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर है, ठीक है, शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे साफ जगह है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहला है शियर यील्ड प्लस टेंशन रप्चर, ठीक है। शियर यील्ड है, यील्डिंग हो रही है, मतलब क्या, ग्रॉस यील्डिंग ग्रॉस, तो ए जी एफ वाई अपॉन 1.1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला अगर यील्डिंग की बात करें तो ए जी एफ वाई अपॉन 1.1। अब क्योंकि यहाँ पे शेयर है तो मैंने आपको बताया था शेयर में हम लोग हमेशा अंडर रूट में 3 एक ले लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये होगा हमारा इसका। अब टेंशन रप्चर की बात करें तो टेंशन रप्चर क्या होगा, तो रप्चर है तो नेट एरिया, नेट एरिया के लिए 0.9 ए एन एफ यू अपॉन 1.25, ठीक है, ए एन 0.9 ए एन एफ यू अपॉन 1.25, बस इतना बहुत है। और यही चीज़ जो है हमारे यहाँ पे फॉर्मूला में भी आपको दिखेगा, ए जी इंटू एफ आई अपॉन 1.1 इंटू अंडर रूट में 3 0.9 ए एन एफ यू अपॉन 1.25। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ अब मतलब जो अगला कंडीशन बनता है वो क्या है कि शेयर रप्चर है, ठीक है। शेयर में जैसे यील्डिंग हो रहा था पहले, अब रप्चर हो गया, और यहाँ पे टेंशन टेंशन यील्ड है, ठीक है, टेंशन यील्डिंग है। तो शेयर रप्चर है, तो रप्चर में क्या होता है हमेशा, नेट एरिया, रप्चर में नेट एरिया मतलब 0.9 ए एन एफ यू अपॉन ए एन एफ यू अपॉन 1.25। शेयर में है तो अंडर रूट में 3 भी लगा लेंगे, प्लस टेंशन यील्डिंग की अगर बात करें तो क्या होगा, टेंशन यील्डिंग, यील्डिंग कैसे होता है, ग्रॉस में होता है, तो ग्रॉस में ए जी एफ वाई अपॉन 1.1, बस हो गया। और यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला भी है, देखिए ए जी एफ वाई अपॉन 1.1 0.9 ए एन एफ यू अपॉन 1.25 इंटू अंडर रूट में 3, ठीक है। बस आगे पीछे हुआ है, मतलब कि चेंज हो गया है, प्लेसेस चेंज हो गए, ये वाला यहाँ पे हो गया, ये वाला यहाँ पे हो गया, बट चीज़ वही आएगा, आंसर वही आएगा। आप चाहे 1+2 करें चाहे 2+1 करें, बात तो वही होने वाला है, तो वही चीज़ है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, और आई होप कि आपको मैं अच्छी तरह से बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये पूछता भी है कि बताओ जो यील्डिंग है, यील्डिंग इज गवर्न बाय विच एरिया, तो यील्डिंग इज गवर्न बाय ग्रॉस एरिया, वाइल रप्चर इज गवर्न बाय नेट एरिया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलिए, ये चीज़ हमने बात कर ली, बोल्ट ग्रिड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहीं पे जो है हमारा बोल्ट कनेक्शन ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं वेल्ड कनेक्शन की, ठीक है। वेल्ड कनेक्शन की बात करें तो ये एक बेस्ट मेथड होता है, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर अचीविंग अ रिजिड कनेक्शन, ठीक है। रिजिड कनेक्शन को पाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। क्लासिफिकेशन अगर करें वेल्ड की तो बहुत तरीके से मतलब 2-3 इस पर कर सकते हैं, फ्लैट, ओवरहेड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेल्ड। टाइप्स ऑफ वेल्ड की बात करें तो स्पॉट वेल्डिंग, प्लग वेल्डिंग, स्लॉट वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग, ग्रूव वेल्डिंग, इन सब के बारे में होता है। जॉइंट की बात करें तो बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, तो ये सभी जॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बट जॉइंट की, ठीक है, बट जॉइंट की और फिलेट जॉइंट की, ठीक है, बट जॉइंट और फिलेट वेल्ड की, ठीक है। बट जॉइंट में जो वेल्ड करते हैं उसे बट जॉइंट कहते हैं, बट वेल्ड, और फिलेट वेल्ड जो हम लोग फिलेट में कंडीशन में करते हैं, ठीक है। फिलेट वेल्ड और बट जॉइंट की ज़्यादा बात करते हैं। और आप देखेंगे ना तो जो आपका
ये है स्लॉट वेल्डिंग है, और साथ ही साथ जो आपका स्पॉट वेल्डिंग है, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग और स्लॉट वेल्डिंग, ये दोनों ही लगभग ये दोनों भी जो है कहीं ना कहीं फिलेट वेल्ड के पार्ट में ही आ जाते हैं। फिलेट वेल्ड अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि प्लग वेल्डिंग कैसे होता है, फिलेट वेल्डिंग कैसे होता है, स्लॉट वेल्डिंग कैसे होता है। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये एक कोई ये कनेक्शन है। इस कनेक्शन में क्या हुआ है, ये आपका कोई गजेट प्लेट है, ठीक है, कोई एक गजेट प्लेट है, और ये आपको यहाँ पे एक मेंबर जोड़ना था। आपने क्या किया, आपने इसमें एक मतलब इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने एक होल कर दिया, ठीक है। ये हम होल कब करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जब आपको ये जो लेंथ है वो अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाता। ये लेंथ जो है, इस लेंथ के थ्रू जितना हमें जैसे आपने इस लेंथ में किया ना, ये वेल्डिंग किया है मैंने, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया है कि यहाँ पे ये वेल्डिंग की हुई है ना। अगर ये वेल्डिंग की हुई है और इस वेल्डिंग के हेल्प से हम अपने आने वाले लोड को नहीं कैरी कर पा रहे हैं, तो हमें जो है इस वेल्डिंग के लेंथ को, इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम और एरिया को कवर कर पाएँ और वेल्डिंग कर पाएँ, है ना। लेकिन क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा करेंगे तो जो है हमारे स्पेसिफिकेशंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए हम लोग अंदर ही क्या करते हैं, एक होल करते हैं और इसमें जो है हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, तो हमारा एरिया भी फिल हो जाता है और स्पेसिफिकेशंस भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसे हम लोग प्लग वेल्डिंग कहते हैं। फिलेट वेल्डिंग की बात करें तो जो आप लैब जॉइंट करते हैं ना, अगर आप लैब जॉइंट कर रहे हैं और अगल बगल से मतलब इस तरह से जो है वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसे आप फिलेट वेल्डिंग कहते हैं। सिंगल वी बट वेल्डिंग देख सकते हैं। बट वेल्डिंग में हमने क्या किया, यहाँ पे वी जो है वी क्रॉस कट करके दोनों तरफ से, और इसमें जो है हम लोग फिल कर देते हैं अपने मटेरियल को, वेल्डिंग कर देते हैं। स्लॉट वेल्डिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिएगा, स्लॉट वेल्डिंग में क्या अंतर होता है और प्लग वेल्डिंग में क्या अंतर होता है। प्लग वेल्डिंग में हमने छेद किया और हमने ये पूरे एरिया को भर दिया, बट स्लॉट वेल्डिंग की बात करें तो हम पूरे एरिया को नहीं भरते हैं, हम बस सरकमफेरेंशियल एरिया को जो है वेल्डिंग कर दे। जैसे सरकमफेरेंशियल एरिया वेल्डिंग कर दिया, बीच में जगह खाली है, फिर यहाँ पे वेल्डिंग किया है, यहाँ पे वेल्डिंग किया है, ऐसे वेल्डिंग करते हुए गया है। जबकि यहाँ की बात करें तो ये पूरा छेद भी वेल्डिंग है और ये पूरा भी वेल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो है अंतर होता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। पूछ लेता है भाई, ये पूछ लेता है, मैं ऐसे हिंदी में बता रहा हूँ या फिर ऐसा लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट स्टेटमेंट में जब ये चीज़ बोलेगा ना, तो फिर सोचना पड़ जाएगा आपको कि अरे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। अच्छा, वेल्ड में भी डिफेक्ट होते हैं, वेल्डिंग में कुछ डिफेक्ट भी होते हैं। कौन से, तो इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है कि फ्यूजन अच्छी तरह से नहीं हुआ है मटेरियल्स में। स्लैग इनक्लजन्स, ठीक है, स्लैग इनक्लजन्स। फिर पोरोसिटी, आपने देखा होगा जब हम कभी वेल्ड करते हैं तो कुछ पोरस सा लगता है ना, वो पोरस सा लगता है, आपने देखा होगा। अगर आपने वेल्डिंग ध्यान से कभी आगे पीछे देखिएगा तो जब वेल्डिंग होता है तो कभी कभी लगता है कि उसमें पोरोसिटी है ना, पोरोसिटी है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे पोरोसिटी आ चुकी है। स्लैग इनक्लशन की बात करें तो ये ड्यू टू जो है इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटी अवेलेबल है मटेरियल में या फिर कहीं मट्टी धूल लग गया तो स्लैग इंक्लूजन हो जाता है। क्रैक एंड अंडर सिटी, ठीक है, क्रैक एंड अंडर सिटी क्या लिखा है मैंने, चलिए क्रैक एंड कुछ है ये, मैं आपको चेक करके इसे बताता हूँ, एक मिनट। क्रैक एंड अंडर कटिंग है ये, ठीक है, क्रैक्स एंड अंडर कटिंग। तो ये कुछ जो है वेल्डिंग में डिफेक्ट उत्पन्न हो सकती हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण, इम्प्योरिटीज मटेरियल इम्प्योरिटी ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ के कारण, स्लैग इंक्लजन, पोरोसिटी के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन आ जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है एंट्रैप्ड एयर आ जा रहा है जिसकी वजह से पोरस हो जा रहा है मटेरियल, क्रैक्स एंड अंडर कटिंग की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ वेल्ड डिफेक्ट्स हो गए। बात करें अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बल्ट वेल्ट के लिए, किसके लिए, बट वेल्ट के लिए, ठीक है। बट वेल्ट के लिए जो है आपका अलग से स्पेसिफिकेशन होता है, जबकि जो है आपका अगर बात करें हम फिलेट वेल्ट की, जो कि हम इन्हीं दो वेल्ट्स के बारे में बात ही करेंगे, यही दोनों से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आती है। मैक्सिमम क्या, हर चीज़ इसी से आती है, मैक्सिमम नहीं, ओवरऑल, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बट वेल्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। बट वेल्ट क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरह से लाकर इस तरह से हम लोग जो है वेल्ड कर देते हैं इस पे, यहाँ पे कुछ शार्प मतलब ऐसे कुछ कट करके एरिया बना लेते हैं जिससे कि हमारा जो है मटेरियल फील हो सके, वेल्डिंग मटेरियल, और फिर हम उसे ऐसे फील कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस के लिए कि बट वेल्ड के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है, तो आप देखेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करें तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इट इज़ द 7/8 टाइम ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स बीइंग जॉइंट, बट फॉर स्ट्रेस कैलकुलेशन 5/8 इज कंसिडर्ड। यानी कि क्या, इसमें जो हम लोग थ्रोट थिकनेस लेते हैं ना, इसमें जो हम लोग थ्रोट थिकनेस लेते हैं वो दो तरह से ले सकते हैं। पहला इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और दूसरा कंप्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और कंप्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में क्या होता है ना, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में जो आपका वेल्ड मटेरियल है वो जो है 7/8 टाइम्स की थिकनेस तक ही जा पाता है, जो आपका मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपका मिनिमम थिकनेस ऑफ
प्लेट है उसके 7/8 टाइम्स तक ही जो है ये आपका फील हो पाता है मटेरियल वहाँ पे, है ना। तो इसलिए जो है इसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं, पूरे थिकनेस में नहीं होता है, 7/8 टाइम्स तक ही होता है। तो 7/8 टाइम्स तक होता है, बट इसे हम जो है अपने कैलकुलेशन में, अपने स्ट्रेस कैलकुलेशन के फार्मूलाज में जो है बस 5/8 ही कंसिडर करते हैं। तो आप याद ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप जब ये करेंगे ना, क्या कहते हैं, कैलकुलेट करेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे जो है आप जब देखेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, मैं आपको बताता भी हूँ। क्या करते हैं हम लोग जो है बेसिकली लेंथ इंटू थिकनेस, है ना, L इंटू टी, हमारा एरिया निकल गया, एरिया इंटू हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो हमें पता चलेगा कि हमारा लोड कितना आया, है ना। स्ट्रेस इंटू एरिया हमारा लोड दे देता है ना, तो लोड इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। यहाँ पे हमने ये कर लिया और फिर हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा लिया, तो हमें जो है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ मिल गया, है ना, वही चीज़। तो यहाँ पे ये टी की वैल्यू जो है वो हम कितना रखते हैं, 5/8 टी रखते हैं, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। एल आपका लेंथ ऑफ बट वेल्ड है, और फिर ये जो है आपका क्या है, आपका यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब एज सच यील्ड स्ट्रेंथ ये, ठीक है। और ये जो गामा डब्ल्यू है आपका क्या है, मतलब गामा जो है वो क्या है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है 5/8 टी हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा, आपको मतलब देखते ही समझ में आ गया होगा कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन की, जहाँ पे आपका ओवरऑल थिकनेस पे जो है पेनिट्रेशन हो चुका है। तो वहाँ पे जो है हम लोग जो आपका थिनर मेंबर होता है ना, उसका थिकनेस ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ओवरऑल पेनिट्रेशन है तो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर ही ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर लेते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। किसी भी तरह का क्वेरी है प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे आपको क्लियर कर सकूँ अगले वीडियोज़ में। आप लोग कमेंट ही नहीं करते यार, मुझे कभी वो लगता है कि आप लोग कितने होशियार हो। या तो एकदम मतलब आपको समझ में नहीं आता, आइदर आपको समझ में नहीं आता कि आप लोग कुछ पूछो, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, मैं इतनी अच्छे से पढ़ाता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो समझ में नहीं आता कि आप क्या है, लेकिन ठीक है, किसी भी तरह का क्वेरी हो, मैं अपने तरफ से तो कहता ही हूँ कि किसी भी तरह का क्वेरी हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है कमेंट करें, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी, अगर मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा कि आपको मैं सेटिस्फाई कर सकूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। बट किसी तरह का डाउट आता ही नहीं है अभी तक, तो बस 1 ही 2 डाउट्स ही आए थे मेरे पास, वो भी मेरे दोस्तों के ही आए थे, तो मैंने उनके क्लियर कर दिए। और ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ट की बात करें, इन दोनों के बारे में तो बात कर लिया कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हम लोग कितना लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ट की। तो स्ट्रेंथ ऑफ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, थ्रोट क्या होता है ना, थ्रोट क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं मालूम होगा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस में ये थ्रोट है क्या, थ्रोट थिकनेस हम लोग ले क्या कर रहे हैं। तो जब आप वेल्डिंग करेंगे ना, तो वेल्डिंग में जो आपका ऐसा सेक्शन होगा, ठीक है, जैसे ये वेल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला सेक्शन हो रहा है, जैसे ये और ये अगर हम इसमें देखें तो सबसे जो छोटा डिस्टेंस मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये मिलता है। तो इस क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो है शियर फेलियर जो है सबसे पहले यहीं पे होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी सेक्शन को हम लोग थ्रोट कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं। तो इसी थ्रोट के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि थ्रोट थिकनेस आप कितना लेंगे, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि V इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू लेंथ इंटू थिकनेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे बेसिकली जो है हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें, तो अगर आपका शॉप में वेल्डिंग हो रहा है तो 1.25 लेंगे, अगर आपका साइट पे हो रहा है तो 1.5 लेंगे, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड की बात करते हैं। फिलेट वेल्ड में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है, सभी चीज़ें याद रखेंगे, कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, छोड़नी होती तो मैं आपको बताता ही नहीं। क्या चीज़ है, इफेक्टिव लेंथ फॉर फिलेट वेल्ड। अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ हम कितना लेते हैं फिलेट वेल्ड के लिए, तो हम लोग कितना लेते हैं, ओवरऑल लेंथ माइनस 2s। कितना लेते हैं, जो आपका टोटल लेंथ है वो -2 इंटू एस। जो एस कहाँ है यहाँ पे, तो एस जो है वो आपका साइज़ है वेल्ड का, ठीक है। अगर ये कोई फिलेट वेल्ड है आप देख सकते हैं, तो इस फिलेट वेल्ड में ये आपका थ्रोट थिकनेस है, मतलब थ्रोट है, और ये जो एस है वो क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं L-2s करते हैं, तो हमें हमारा L इफेक्टिव मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एन रिटर्न्स आर मेड इक्वल टू 2s टू रिसीव द लेटर फ्रॉम हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट द एंड। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब भी हम क्या करते हैं, हम जब भी वेल्ड देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल्ड देने के बाद आप एंड पे जो है कम से कम जो है 2s डिस्टेंस तक का जो है वेल्डिंग करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज जो है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे जो हमारा ये है कनेक्शन है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो एंड रिटर्न्स आर मेड इक्वल टू 2s टू रिसीव द लेटर फ्रॉम हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट द एंड। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है थ्रोट ऑफ अ फिलेट इज द वीकेस्ट सेक्शन इन अ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है।
उसके बाद क्या है, थ्रोट ऑफ वेल्ड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बता रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका फिलेट वेल्ड के थ्रू, इसमें जो सबसे छोटा सेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थ्रोट थिकनेस कहते हैं। अच्छा, अब देखिए एज पर IS 800/2007, ठीक है, एज पर IS 800/2007 हमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ऊपर से फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, तो फिलेट वेल्डिंग करते समय आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइदर जो है आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं वो जो है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर इसमें होगा, क्या कहते हैं, स्क्वायर एजेस पे होगा या फिर राउंडेड एजेस पे होगा। तो अगर स्क्वायर एजेस पे होगा ना, तो वहाँ पे आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप जो मैक्सिमम ये दे रहे हैं, मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड दे रहे हैं, मैक्सिमम साइज़ मतलब ये वाला चीज़ या फिर ये वाला चीज़, ठीक है, इसे हम साइज़ कहते हैं। तो जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड दे रहे हैं वो आप कितना देंगे, वो जो है आप थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट -1.5 देंगे। ठीक है, थिकनेस ऑफ, ये देखिए जो आप एस देंगे वो हमेशा कम होना चाहिए, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट -1.5 mm। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। क्या, इफ अ फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू द स्क्वायर एज ऑफ अ पार्ट, देन द स्पेसिफाइड साइज ऑफ वेल्ड इज नॉट मोर देन T -1.5 mm, where T is what? T is your thickness of thinner plate। अच्छा, अब अगला पॉइंट है क्या, राउंड एजेस। राउंड एजेस में द स्पेसिफाइड साइज ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी मोर देन 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ सेक्शन। अगर आपका राउंड एज है ना, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आप जो है वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वेल्डिंग जो है उसका साइज जो है वो किसी भी हालत में जो है आपके आपके जो थिकनेस है थिनर प्लेट का, उसके 3/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके 3/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राउंडेड है ना, इसीलिए। अच्छा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड की अगर बात करें, तो मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, जो मैक्स ये, क्योंकि ये देखिए, ये जो डाटा मैंने बताया ना आपको, ये दोनों, ठीक है, 1.5 mm से कम होना, T-1.5 mm और 3/4/T इतना होना चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड के बारे में, है ना। क्या है, आपका वेल्ड का जो साइज़ है वो कितना है, मैक्सिमम आप इतना दे सकते हैं, इससे कम दे सकते हैं, ठीक है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, बस इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे कम दे सकते हैं। ये मैक्सिमम साइज़ की बात की थी। और ये क्यों, ये किसको गवर्न करना था, मतलब ये किससे गवर्न हो रहा था, ये गवर्न हो रहा था हमारे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से। वहीं पे अगर हम बात करें मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड की, कि मिनिमम कितना देंगे, तो ये गवर्न होता है किसके, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट से। किससे, थिकर प्लेट से। तो ये आपको ये बात, ये भी ध्यान रखनी है, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट से जो है ये डिपेंड करता है। अगर आपका थिकनेस कितना है, 0 से 10 mm तक है, तो आप मिनिमम साइज़ कितना प्रोवाइड करेंगे, 3 mm। अगर 11 से 20 है तो 5, 21 से 30 है तो 6, 31 से 50 है तो 8, पहली रन में 8 और दूसरे रन में 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया भी, देखिए, मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड थिनर प्लेट के लिए और मैक्सिमम साइज़ ऑफ प्लेट थिनर प्लेट के लिए, है ना। मिनिमम साइज़ आप लेंगे तो किसके लिए लेंगे, मिनिमम साइज़ लेंगे आप थिकर प्लेट के लिए, और मैक्सिमम साइज़ लेंगे आप थिनर प्लेट के लिए। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, हम लोग थ्रोट थिकनेस को कैसे निकालते हैं, है ना। मैंने आपको बताया वहाँ पे कि बट वेल्ड है तो थ्रोट थिकनेस हम 5/8 इंटू टी ले लेते हैं, है ना। बट यहाँ पे थ्रोट थिकनेस हम कितना लेंगे, इन कंडीशन ऑफ वेल्ड कनेक्शन है तो वेल्ड कनेक्शन में जो है हम लोग देखेंगे के इंटू एस। एस क्या है, एस आपका साइज ऑफ वेल्ड है। अगर ये कोई वेल्ड है, ठीक है, कर रहे हैं हम लोग वेल्ड, तो ये जो इसका ये वाला डायमेंशन है या फिर ये वाला डायमेंशन है, इसे हम एस कहते हैं। ये दोनों ही एस कहलाते हैं, ठीक है, ये दोनों ही एस कहलाते हैं। तो के इंटू एस जब हम करेंगे, मतलब एस जो है आपका साइज ऑफ वेल्ड है, उसमें हम एक क्या करेंगे कि एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। के क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस में। ठीक है, मतलब जो आपके ये फेसेस हैं जिन पे हम फ्यूजन कर रहे हैं, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, इस पे ये डिपेंड करता है इस के की वैल्यू। और उसके अकॉर्डिंगली हम इस के की वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एस से, जिससे कि हमको हमारा क्या मिल जाएगा, हमको हमारा जो है क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी बात करें तो ये जो फ्यूजन फेसेस होती है ना, ये फ्यूजन फेसेस के बीच में जो एंगल होता है वो किसी भी हालत में 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में 60 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका एंगल क्या है, 60 से 90 है, तो आप कितना लेंगे, 0.7 वैल्यू लेंगे। 91 से 100 है तो 0.65, 101 से लेके 106 है तो 0.60, 107 से लेके 113 है तो 0.55, 113 से लेके 120 है तो 0.5। हाँ, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी मेरे भाई। याद करना बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला वैल्यू है, थोड़ा सा ये टफ है, ये याद करना पड़ेगा, बट ये आसान है। 60 से 90 वाले पे ये याद रखना है कि 0.7 आना है।
इसको याद रखना है कि 0.7 आना है, बाद बाकी तो बस 5 घटाते जाओ, ठीक है। 0.7, 0.65, 0.60, 0.55, 0.5, ठीक है। 60 से 90, 90 से 100, ऐसे याद कर लो। 60 से 90, 90 से 100, 100 से 106, 107 से 113, 113 से 120, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या बताया है कि जो मिनिमम ओवरलैप लेंथ हम लोग देते हैं ना, कभी भी आप जब वेल्ड कनेक्शन दे रहे हैं, वेल्ड कनेक्शन आप दे रहे हैं, फिर ये भी दे रहे हैं, क्या कहता है, रिवेट कनेक्शन भी दे रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे भी आप लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। ये तो वहाँ पे आप ये मेक श्योर करेंगे कि ये जो आपका लैप लेंथ है, इसे हम लैप लेंथ कहते हैं, ये जो आपका लैप लेंथ है वो किसी भी हालत में 4T या फिर 40, 4T या फिर 40 mm से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मतलब इतना होना ही चाहिए, मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, मिनिमम ओवरलैप लेंथ की बात कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आप ओवरलैप दे रहे हैं तो कम से कम जो है 4T या फिर 40 mm तो होना ही चाहिए, ठीक है। इन दोनों में जो मैक्सिमम है उतना होना ही चाहिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। मिनिमम ओवरलैप लेंथ इज इक्वल्स टू 4T और 40 mm, मैक्सिमम ऑफ 4T और 40 mm। इनमें से जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। तो इनमें से जो वैल्यू बड़ा होगा उसे हम कंसिडर कर लेंगे, और जो आपका ओवरलैप लेंथ है वो जो है उस वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एंड रिटर्न के बारे में मैंने बता दिया कि 2s होना चाहिए आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखा रखा है कि ये मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए, ये भी आपको मिनिमम 2s देना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको एंड रिटर्न 2s देना ही पड़ेगा, और मिनिमम जो ये आपको लैप लेंथ आप जो दे रहे हैं वो 4T और 40 mm देना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें कि हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे लेते हैं फिलेट वेल्ड का, तो सेम फार्मूला है, ठीक है। लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इंटू थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव लेंथ क्या है आपका, तो आपको मैंने बता रखा है L-2s, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ ले लिया, थ्रोट थिकनेस ले लिया, आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। एरिया में आप क्या करेंगे, स्ट्रेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना है आपका, जो कि है FU बाई अंडर रूट में 3 इंटू 1.25, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस का आ जाएगा, मतलब फैक्टर स्ट्रेस है, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन स्ट्रेस है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया का, आपको मिल जाएगा डिज़ाइन लोड जो आप कैरी कर सकते हैं। अब आप देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हम शेयर की बात करते हैं, फेलियर शेयर में होता है, तो वहाँ पे हम अंडर रूट में 3 लेते ही हैं, ठीक है। अगर आप, मैं आपको ऐसे बताऊँ, पहले L इफेक्टिव था, फिर TT आया, फिर क्या आया, FU बाई 1.25 आया, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन क्योंकि फेलियर किस में हो रहा है, शेयर में हो रहा है, तो हम अंडर रूट में थ्री भी लेते हैं, तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू, जो लोड कैरी कर सकता है हमारा वेल्ड कनेक्शन, वो क्या है, FW इज इक्वल्स टू FU अपॉन अंडर रूट में 3 इंटू 1.25 L इफेक्टिव इंटू TT, ठीक है। L इफेक्टिव इंटू TT इंटू FU बाई अंडर रूट में 3 इंटू 1.25, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी वेल्ड कनेक्शन की। वेल्ड कनेक्शन बस इतना ही था, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। तो आज जो है आपका कनेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसे आप आराम से देख लीजिएगा, और रही बात पीडीएफ की, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ डालते रहता हूँ, ठीक है। और अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्वेरी हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे क्लियर कर सकूँ। और एग्ज़ाम अब बहुत आगे आ चुका है, बहुत मतलब एकदम सर पे है, तो मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, PYQ सॉल्व करते रहिएगा। जितना कवर हो चुका है सिलेबस, उसे कोशिश करिएगा कि उसे आप रिवाइज़ कर लें बेहतर से बेहतर, ताकि जो है जितना आपका कवर हो चुका है उसमें आप कहीं भी लैक ना करें, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएँ, आइदर आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, नहीं हुए हैं, डज़न्ट मैटर। मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएँगे, और कहीं न कहीं आप अपने सिलेक्शन को गँवा देंगे, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि अब मुझे लग रहा है कि DSS कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, DSS कंप्लीट करने के बाद मैं सोचूंगा कि मैं हूँ PYQs हम लोग करेंगे, सब्जेक्ट्स नहीं करेंगे, PYQs करेंगे, क्योंकि PYQs ज़्यादा बेहतर होंगे इस समय के लिए। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट अब पढ़ना सही नहीं होगा, हम लोग हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम लोग जो है प्रीवियस 3 ईयर्स के, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी भी जो ये है, क्या कहते हैं, आपकी भी जो मतलब राय है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।